नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज जो बुक हम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये बुक माइकल सिंगर के द्वारा लिखी गई है और माइकल सिंगर ने और भी बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी है, जैसे कि द अनटीथर्ड सोल। सो फ्रेंड्स, इस बुक में क्या होता है, ये एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी है। क्या होता है फ्रेंड्स, सरेंडर क्या होता है? समर्पण। क्या पॉसिबल है समर्पण करना, सरेंडर करना हमारी लाइफ में जब इतने चैलेंजेस होते हैं? क्या हम सरेंडर कर सकते हैं कि लाइफ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और मेरी कुछ लर्निंग हो रही है इससे, और लाइफ बहुत काइंड है, बहुत काइंड है, मैं मुझे सब कुछ मिलेगा, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। फ्रेंड्स, क्या हमारे पास ये भाव है? तो इसी के बारे में माइकल सिंगर अपनी अपनी खुद की एक्सपेरिमेंट लिखते हैं जो वो करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बुक में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस बुक में होता क्या है, इस स्टोरी में होता क्या है। माइकल सिंगर एक इकोनॉमिक्स के पीएचडी के स्टूडेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी वेल सेटल्ड है। वो अपनी वाइफ शैली के साथ रहते हैं, और शैली का जो भाई है रॉनी, वो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक दिन आपस में दोनों दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं कि एकदम से माइकल, जिनको कि मिकी बोलते हैं वो अपने आप को इस टेक्स्ट में, तो मिकी पूछते हैं रॉनी से कि तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक आवाज़ चलती रहती है? तो रॉनी जो है वो कहता है, मेरी तो कभी चुप ही नहीं होती है। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जब ये मोड़ आता है ना कि आपकी एक पुरानी जो लाइफस्टाइल है वो कहीं पर आपका वो टर्न ले लेती है और कुछ नया होने लग जाता है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ड्रास्टिक होता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं, आप बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन मिकी के लिए ये बहुत जेंटल होता है। बस ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन हो रही है दोनों के बीच में, और इसी क्षण क्या होता है फ्रेंड्स कि मिकी के अंदर एक सेपरेशन हो जाता है। एक वो वॉइस जो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोल रही है, और उसके पीछे देखने वाला दृष्टा, साक्षी। तो ये दोनों सेपरेशन हो जाता है उसमें उसी क्षण फ्रेंड्स। तो अब मिकी बहुत परेशान होते हैं कि मेरे दिमाग कॉन्स्टेंटली क्यों चल रहा है। आपने कभी नोटिस किया फ्रेंड्स, अगर आप 2 मिनट के लिए भी चुप हो किसी के साथ, तो क्या आपका दिमाग बोलता है वेदर के बारे में बात करो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करो, आज की न्यूज़ के बारे में बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। हम कितना घबराते हैं फ्रेंड्स अपनी साइलेंस से, मौन से कितना घबराते हैं हम। तो मिकी के अंदर उसी दिन बैठे बैठे ये सेपरेशन हो गया कि एक बोलने वाला दिमाग जो कॉन्स्टेंटली बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, और एक दृष्टा, देखने वाला, एक विटनेस। और मिकी को ये भी लगा कि वो जो रियल सेल्फ है उनका, वो दिमाग नहीं है जो कॉन्स्टेंटली बात कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली बोल रहा है। ये अब बहुत परेशानी की बात हो गई। हमेशा वो दिमाग कुछ 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 बोलता जा रहा है, और वो सोच रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और अब इसका सल्यूशन कहाँ मिले? एक दो प्रोफेसर से बात करी, उनको लगा इस पर लगता है पीएचडी का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स से बात करी, तब भी कोई सोल्यूशन नहीं। तो अपने साइकाइट्री डिपार्टमेंट में गए, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, लेकिन उनको ज़्यादा मदद नहीं मिली फ्रेंड्स। लेकिन एक दिन वो होता है ना कि आप जिसको खोज रहे हैं वो आपको खोज रहा है। वॉट यू आर फाइंडिंग इज फाइंडिंग यू। तो इनको एक फ्रेंड मिलता है जो इनको एक बुक गिफ्ट करता है, द 3 पिलर्स ऑफ जेन। फिलिप कैप्लो की ये बुक है फ्रेंड्स। और ये इस बुक को रीड करते हैं और इनको लगता है कि अरे ये तो उसी आवाज़ के बारे में है जिससे मैं इतना परेशान हूँ, जिसको मैं चुप कराने की कितनी कोशिश करता हूँ, ये तो वही आवाज़ है। और उनको ये सोल्यूशन मिला इस बुक के द्वारा कि आपकी ये जो आवाज़ जब बहुत ज़्यादा टर 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 करती रहे, तो आप उसके बारे में सोचिए मत, उसके बारे में बात मत कीजिए, और ज़्यादा किताबें मत पढ़िए, आप उस समय मेडिटेट कीजिए।
सो मिकी इस बात को अपना गांठ बांध लेते हैं कि हाँ, अब मुझे इस वॉइस को शट करना ही करना है अपने अंदर। ये वॉइस उनकी लाइफ में ना बहुत तकलीफ देने लग गई थी। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप सिनेमा हॉल में हो और कॉन्स्टेंटली कोई स्टोरी बताता जा रहा है, आप क्या मूवी एंजॉय करेंगे और क्या आप उसकी कॉन्वर्जेशन एंजॉय करेंगे? तो मिकी को ये लगा कि मुझे इस आवाज़ को बंद करना ही करना है, और मिकी ने मेडिटेशन में जाना शुरू कर दिया, मेडिटेटिव स्टेट्स को हिट करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सोशलाइजिंग में, फ्रेंड्स के साथ गपशप मारने में, इधर उधर की बातें करने में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। क्या इंटरेस्ट था कि बस मुझे थोड़ी शांति मिले और मैं यहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और मैं कुछ देर बैठकर मेडिटेट कर लूँ, मैं अपनी इस वॉइस को शट कर लूँ। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। और इस परिवर्तन में एक और भी चीज़ हुई कि उनकी जीवन में भी, उनकी पर्सनल लाइफ में भी चेंज आ गया। क्या हुआ कि जो शैली उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनकी वाइफ थी, उसको लगा कि अब हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं, अब हमारी आपस में नहीं बनती, तो हमको सेपरेट हो जाना चाहिए। और वो दोनों सेपरेट हो गए। मिकी को लगा कि शैली के अराउंड उसका पूरा आइडेंटिटी, पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसका हस्बैंड, उसका केयर टेकर, उसका फ्रेंड। तो ऐसा लगा कि जैसे आइडेंटिटी ख़त्म सी हो गई है। ये जो हमारी लाइफ के मेलो ड्रामाज होते हैं, जो हमारे लाइफ के नाटक चल रहे होते हैं, ड्रामाज चल रहे होते हैं, इनको कैसे चुप कराया जाए, वो सोचने लग गए। चल पड़े अपनी वैन लेकर, और रास्ते में उनको कई इंडिकेशंस मिले कि मेक्सिको जाओ, मेक्सिको जाओ। और वो पहुंच गए। बहुत ट्रैवल किया, अपनी गाड़ी लेकर कहीं भी निकल जाते थे, दिनों दिन के लिए निकल जाते थे। तो सोच रहे हैं कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, और कहीं पर भी रुक कर मेडिटेट कर लेते थे। खाने को सामान था, लेकिन अपनी वैन में ही रेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी उनको। किसी ने उनकी वैन का खटखटाया, उसके विंडो को, और ये डर गए। उसी मोमेंट पे डर गए कि ज़रूर कोई ना कोई डाकू आए होंगे, शायद उस रीजन में बहुत बैंडिट्स रहते होंगे। तो इनको लगा कोई ना कोई मुझे लूटने के लिए आ गया है, और ये अमेरिकन, तो इनको लगा कोई ना कोई लूटने के लिए आया है। घबरा गए। फिर भी खोला, अपना वैन का दरवाज़ा खोला, तो एक छोटा सा बच्चा था, और उसने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में इनको ही समझाया, टूटी फूटी लैंग्वेज में दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि मेरी मम्मी ने आपके लिए दूध भेजा है, कि वो जो आदमी वैन में बैठा है उसको दूध दे आओ। और ये जो डरे हुए थे, सोच रहे थे बैंडिट्स आ गए, मैं सेफ नहीं हूँ, ये कौन बोल रहा है। इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे अंदर की वो डरी हुई आवाज़ बोल रही है। हमारा माइंड जो हमको कॉन्स्टेंटली डिसीव करता है कि बहुत खतरा है, मत जाओ, बहुत खतरा है, दरवाज़ा मत खोलो, जो कुछ होगा यहाँ पे ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलत होगा। तो इसी डर से ये शुरू हुए थे। लेकिन एंड क्या हुआ, इस छोटे से एपिसोड का एंड क्या हुआ? इस छोटे से एपिसोड का एंड हुआ कि ये ग्रेटफुल हो गए कि मैं क्या गलत सोच रहा था, और यहाँ पे एक बहुत ही इनोसेंट मदर ने मेरे लिए मिल्क भेजा है, मेरे लिए दूध भेजा है, ताकि मैं भूखा ना रहूँ। इसी तरह से और भी इनको लोग मिलते हैं, गांव वाले मिलते हैं, और ये वैसे ही डरे हुए रहते हैं, मेडिटेट कर रहे होते हैं बैठ के, और दो गांव वाले आ जाते हैं। इनको लगता है कि फिर से कोई बैंडिट्स आ गए, लेकिन आँख नहीं खोलते कि नहीं, मेरा डिसिप्लिन है, मेरी प्रैक्टिस है, मुझे बाहर की चीज़ों से क्यों इफेक्ट होना। तो आँख नहीं खोलते। लेकिन जब आँख खोलते हैं तो पता चलता है कि कोई बैंडिट्स नहीं है, कोई लुटेरे नहीं है, ये तो सिर्फ दो विलेजर्स हैं सिंपल। और ये जो सिंपल विलेजर्स हैं, इनको ऑफर करते हैं कि हमारे साथ आइए, खाना खाइए, और उनको अपने हॉर्स पर भी राइड देते हैं। हॉर्स पर राइड कर रहे होते हैं, ज़बरदस्त, इन्होंने कभी ढंग से राइड नहीं किया होता। सो फुल स्पीड पे हॉर्स से पहली बार बैठते हैं और सोचते हैं कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, मैं कितना डर के रहता हूँ, मैं तो हर किसी को नेगेटिव लाइट में देखता हूँ। और फिर उनके मन में वही ग्रेटफुलनेस का भाव आ गया कि लाइफ तो बहुत सुंदर है, लाइफ हमें बहुत कुछ देती है, क्या हम रेडी हैं, क्या हमारे अंदर सरेंडर का भाव है, समर्पण का भाव है। और ऐसे करते करते इनकी कहानी आगे बढ़ती जाती है। तो इनको जो नहीं भी चाहते थे वो भी इनको मिल रहा था, जो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे वो भी इनको मिल रहा था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
इसके बाद फ्रेंड्स इनका पीएचडी का कोर्स भी कहीं पर रुक रहा था, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मेरा तो अब बिल्कुल मन नहीं करता ये पीएचडी वीएचडी के लिए काम करने का, लेकिन कुछ रिसर्च पेपर आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। तो प्रोफेसर ने, जो इनको बहुत प्यार करते थे, इनको बुलाया, इनसे बोला कि नहीं तुम कुछ भी लिख दो, जो मैं पढ़ सकूँ, तो बस तुम थोड़ा बहुत कुछ लिख दो जो पढ़ने लायक हो। इन्होंने किताबों को हाथ ही नहीं लगाया बहुत टाइम से। क्या लिखें, रिसर्च करने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा मैं भी सोचती थी फ्रेंड्स। लेकिन ये बुक पढ़ के मेरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया। तो इनको एक रात को उन्होंने कहा चलो सर को कुछ तो देना ही है। मेडिटेट करने बैठे, और बैठकर जैसे ही बैठे फ्रेंड्स, उसके बाद ऐसा लगा उनको जैसे कि उनको जो पूरा पेपर लिखना था वो उनकी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियरली आ गया। और उन्होंने इस पॉइंट पर बहुत सुंदर बात बोली। और क्या बोला इन्होंने कि जैसे कि आर्टिस्ट्स होते हैं, कोई पेंटर हो गया, कोई म्यूजिशियन हो गया, वो इतनी सुंदर कॉम्पोजिशंस करते हैं। आप उनसे पूछिए कैसी हो गई कॉम्पोजिशन, वो कहेंगे पता नहीं, बस हो गई। कहाँ से आती है ये इंस्पिरेशन, कहाँ से आती है ये इंस्पिरेशन? और ये इंस्पिरेशन मिकी कहते हैं कि मुझे भी ये इंस्पिरेशन मिली, किस सोर्स से मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा पेपर लिखा कि इनका प्रोफेसर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और कहा कि मेरे अंदर पीएचडी कर लो। तो ये जो इंस्पिरेशन है फ्रेंड्स, इनको बाद में ये बात समझ आ गई कि आप सारा टाइम इस इंस्पिरेशन के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एक इंट्यूटिव नोइंग जो है आपके अंदर, एक हायर सोर्स है लर्निंग का, सारी नॉलेज का, जो यूनिवर्सल ग्रिड है, आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं मेडिटेशन में। उनको ये बात समझ आ गई। लेकिन ये कितना मिराकुलस है, कोई तैयारी तो की नहीं और इतना खूबसूरत पेपर लिख दिया। और यही एग्जैक्टली हुआ फ्रेंड्स जब इनको दो कंपल्सरी एग्जाम्स लिखने थे। तो एग्जाम लिखने थे, कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, किताब को ऐसे रैंडमली 2-3 पन्ने पलट लिए, बस ऐसे ही खोल लिया, जहाँ पर खिली एक बार नज़र मार ली कि क्या चार्ट है, क्या क्या लिखा हुआ है, और ये सोचा पास तो मैं होऊंगा नहीं, पीएचडी तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, मेरे को कोई, अब मैं कर ही नहीं सकता इसको, आई कैन नॉट गो अहेड विद इट। पर चलो सर ने कहा पेपर तो लिखना ही पड़ेगा, तो लिख ही देते हैं। और जब वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे, पेपर मिला और आंखों में आंसू आ गए। जहाँ पर वो बुक को खोला था, जिन पेजेस पर, जिन 3-4 बार बुक को बस पलट कर देखा था, और वही सेम क्वेश्चंस और वही सेम चार्ट्स जो इन्होंने देखे थे, जस्ट एक बार नज़र मारे थे, वो इन्होंने एग्जाम में लिख दिए और इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। इनको लगा कि मैं अपने प्रोफेसर को ये बात बता दूं कि मैंने एक्चुअली ये मेहनत नहीं की थी, मैं सिर्फ मेडिटेट करता हूँ, मैंने जस्ट रैंडमली बुक खोल के देखी, जो पेज निकला वही क्वेश्चन आ गया। तो प्रोफेसर मुस्कुराए, उन्होंने कहा इतने हम्बल मत बनो, आप देखिए आपको सब जवाब यूनिवर्स से मिलते हैं फ्रेंड्स। मुझे इतना सुंदर लगा इस बुक में, यू गेट ऑल द आंसर्स आर देयर, बट यू हैव टू ट्रस्ट। भरोसा रखिए कि जवाब हैं, भरोसा रखिए अपने से ज़्यादा बड़ी उस शक्ति पर जो हमेशा आपके लिए है। एक किताब का टाइटल है, मैट कान की बुक है, एवरीथिंग इज़ हियर टू सपोर्ट यू। वो मुझे इतना अप्रोप्रिएट लगा, इतना याद आया इस कॉन्टेक्स्ट में कि वाकई बहुत सपोर्ट है, अगर देखना चाहे तो। सिर्फ एक नज़रिए की बात है, एक पर्सपेक्टिव की बात है। मिकी बहुत अच्छा करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, और उनको प्रोफेसर बोलते हैं कि तुमको ना एक कोर्स पढ़ाने जाना, एक पर्सन की हेल्प करो और तुम उसकी पीएचडी में हेल्प करोगे। दिमाग क्या बोल रहे हैं, नो नो नो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे तो सिर्फ मेडिटेट ही करना है। लेकिन इन्होंने ये कसम खा ली थी कि मेरा मुंह नो बोलेगा, लेकिन मेरा मुंह को मैं अलाउ नहीं करूँगा कि वो नो बोले, मेरा दिमाग चाहे नो बोले। सो द माइंड इज सेइंग नो नो नो, बट द लिप्स सेड यस। तो इन्होंने अग्री किया कि ठीक है, मैं इनकी पीएचडी करने में हेल्प करूँगा। और फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसिडेंट आपकी लाइफ में जस्ट ऐसे ही नहीं आ जाता। और क्या हुआ कि इस व्यक्ति को इन्होंने पीएचडी में हेल्प करी, और फिर उसने कहा कि तुम्हें मेरे कॉलेज में एक पेपर पढ़ाना ही पड़ेगा। ये कह रहे थे नहीं भाई, मैं अपना योगी हूँ, आई एम अ योगी, मुझे मेडिटेशन करनी है। दिमाग कह रहा है नो, लेकिन कसम खा ली थी कि मैं लाइफ की फ्लो के साथ जाऊँगा, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। और मुंह से बोला यस, मैं पढ़ा दूंगा एक कोर्स। वहाँ पर गए, उनसे पूछा, एक प्रोग्राम डायरेक्टर ने पूछा कि आप क्या पढ़ाना चाहेंगे सर।
तो इन्होंने ये सोचा कि मैं कुछ बनावटी आंसर नहीं बोलूँगा, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैं वही पढ़ाऊँगा। और इन्होंने कहा कि हाँ, मुझे एक ऐसा पेपर पढ़ाना है जिसमें ये हो कि आपके दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कॉन्स्टेंटली आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस अर्थ में रहते हैं, अर्थ एक छोटा सा प्लैनेट है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा समझते हैं, इस जर्नी को एन्जॉय कीजिए। उन्होंने ये सब बोला। आपको लगता है ऐसा कोई पेपर होगा? था। ऐसा एक पेपर था जो सभी फ्रेशमैन ईयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ना था। सो फ्रेंड्स, अब मैं तो ये इस एपिसोड को पढ़ कर ये सोच रही थी कितना बाउंटीफुल है यूनिवर्स, कितना बाउंटीफुल है, कितनी आपकी परवाह है, आप तैयार तो होइए। और उन्होंने ये पेपर पढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत पॉपुलर पेपर निकला। और इन्होंने ये भी सोचा कि मैं अपने क्लास में, जैसे आप क्लास में जाते हैं, आपको लेक्चर प्रिपेयर करके जाते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ कर जाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि मैं वहाँ पर जाकर देखूँगा, जो मेरे थ्रू बोलना होगा वो यूनिवर्स बोलेगा, मैं कोई प्लानिंग नहीं करूँगा। और इन्होंने जाकर एक ज़बरदस्त लेक्चर दिया, बहुत पॉपुलर टीचर हो गए ये, इनका ये कोर्स बहुत अवेटेड हो गया, लोग विंडोज़ पे बैठकर भी इनका ये कोर्स लेने लग गए थे। जितने क्लास में स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे उससे डबल ट्रिपल आने लग गए, लेकिन इनको क्या परवाह थी। ऑर्डिनरीली डबल ट्रिपल स्टूडेंट्स हो तो टीचर कंप्लेन करेगा, जगह नहीं है क्लासरूम में, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन इनको लगी तो ज्ञान की गंगा बह रही थी, इनको क्या प्रॉब्लम थी। इस तरह से फ्रेंड्स, ये जो योगी जी थे, इनको अपना ये सब एपिसोड्स होने से पहले ये अपनी एक प्रॉपर्टी खरीद चुके थे। इनके पापा ने इनको कुछ सेविंग्स दी थी, तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, और वहाँ पर इन्होंने सोचा कि एक छोटा सा मेडिटेशन का हट टाइप भी बना लिया था, एक हाउस छोटा सा बना लिया था। अब उस हट पर एक और पर्सन आके रहने लग गया, और उसने कहा कि आप स्वामी मुक्तानंद जी को बुलाइए, यहाँ पर इन्वाइट कीजिए। इनको लगा वो क्यों आएंगे हमारे यहाँ, स्वामी जो इतने बड़े इंडियन सेंट हैं वो यहाँ पर क्यों आना चाहेंगे। शी सेड आप जस्ट उनको लिखिए। तो वो लिखते हैं, जवाब भी आ जाता है, और कुछ दिनों बाद ही फाइंड्स हिमसेल्फ होस्टिंग द ग्रेट स्वामी। तो उनका होस्ट करने से पहले ही उनके दूसरे सेशन में जाते थे, दूसरी किसी जगह पर, और वहाँ पर स्वामी मुक्तानंद जी की एनर्जी को फील करते हैं। स्वामी मुक्तानंद जी उनके बैक पर हाथ रखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ऊपर चढ़कर आ रही है, और उसके बाद वो उसके एनर्जी ऊपर तक जा रही है, और उसके बाद वो उनको ऐसा लगा जैसे उनका हार्ट फड़फड़ाने लग गया, हार्ट फ्लटर करने लग गया था। तो और फिर गुरुजी ने उनके हार्ट पर हाथ रखा और उनका वो फ्लटर करना हार्ट बंद हो गया। तो इस तरह से स्वामी मुक्तानंद जी को इन्होंने होस्ट किया। इस प्रॉपर्टी को इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया था टेम्पल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक और गुरु आई थी, एक और माता जी आई थी, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर एक बहुत ग्रेट टेम्पल बनेगा साथ वाली प्रॉपर्टी में। इनको उस टाइम पे लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कौन सा टेम्पल बनेगा, मैंने तो बस अपने मेडिटेशन के लिए एक छोटी सी हट बनाई है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ कि साथ वाला प्लॉट ऑफर हो रहा था, इनको बहुत रीजनेबल रेट पर मिल गया। और जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई टेम्पल की, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से मिराक्युलसली पैसा आ जाता था, और कुछ नहीं तो मेल बॉक्स में कोई पैसे आके रख जाता था। फ्रेंड्स, यूनिवर्स कुछ मिस्टीरियस तरीके से काम करता है, हमको सिर्फ अलाइन करना होता है अपने आप को यूनिवर्स के नियमों के साथ। और ये नियम जो मिकी को समझ आ गया था, जो हम सबको बता रहे हैं कि सरेंडर कर दो अपने आप को, ड्रॉप योर ईगो। क्योंकि मिकी ने क्या नोटिस किया कि वो उनका दिमाग क्या बात कर रहा है। जनरली दिमाग बोल रहे हैं मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति सामने से आता है, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली बात करना शुरू कर देता है कि ओ वाओ शी इज हियर, या अरे ये यहाँ पे क्यों आ गया, इस तरह से हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली बात करता है। मिकी ने अपनी लाइफ का एक प्रिंसिपल बना लिया था कि मुझे अपने दिमाग के प्रेफरेंसेस पर नहीं काम करना, मुझे लाइफ की फ्लो के साथ जाना है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हुए उनकी लाइफ में जो कि आपके दिल को छू जाते हैं। दे सॉफ्टन योर हार्ट, यू फील सो वार्म कि ऐसा भी होता है क्या। और ऐसा मुझे तो वाकई लगता है कि लाइफ की फ्लो के साथ जाना शुरू करना एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, जो आपको एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाती है। तो बहुत सारे इनके पास स्वामीज आकर स्टे करने लगे, जैसे कि एक अमृत देसाई करके हैं, एक इंडियन योगिक प्रैक्टिशनर, वो भी आए इनकी प्रॉपर्टी पर, और ये अमृत के अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे करके टेम्पल प्रॉपर्टी में बहुत सारे गुरुज को होस्ट करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने रेजिस्ट करना छोड़ दिया था। पहले क्या लगता था, अरे नहीं मैं तो यहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए आया हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ फ्रेंड्स कि इनको पता चला कि इनका जीवन का रास्ता क्या है। और वो हुआ क्या
कि इनके एक फ्रेंड ने इनको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी गिफ्ट करी थी। इन्होंने उस बुक को खोला, उसको पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन पढ़ ही नहीं पाते थे। जैसे ही बुक को खोलते थे वैसे ही डीप मेडिटेशन में चले जाते थे। हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की एनर्जीज कितनी पावरफुल हैं, और वो उस बुक को नहीं पढ़ पाते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने नए वाले हाउस में शिफ्ट करूँगा, मतलब ये टेम्पल वाला हाउस है, तो मैं वहाँ पर पढ़ूंगा। वहाँ पर खोल कर पढ़ना शुरू किया, थोड़ा पढ़ पाए, और इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि इनको ऐसा लगा कि योगानंदा जी इनके मास्टर हैं। ऐसा इनको लगना शुरू हो गया, क्योंकि जो कुछ ये सीख कर रहे थे, जो ये चाहते थे लाइफ में, वो योगानंदा जी ऑलरेडी उनको ऐसा लगा कि ये तो मास्टर हैं, पूरे इस टोटल फील्ड के मास्टर हैं योगानंदा जी। योगानंदा जी के एक प्रोग्राम को ये सीखने गए, क्रिया योगा का प्रोग्राम को, और वहाँ पर इन्होंने क्या नोटिस किया कि वहाँ पर ये कम खाते थे, कम बोलते थे, और एक बार अपनी वैन में बैठ के मेडिटेट कर रहे थे। इनको एक बड़ा पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ। इनको ये दिखा कि एक व्यक्ति, ये खुद एक केव में जा रहे हैं और लाइट की तरफ जा रहे हैं। केव के एंड में लाइट है और ये लाइट की तरफ ऊपर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या नोटिस करते हैं कि ऊपर से बंद है। वो जैसे रॉड्स लगी होती है ना, रॉड्स से बंद है, एक जाली से बंद है, और ये वहाँ पर नहीं जा सकते, और इनको वापस पूरा रास्ता लेना पड़ा। तो इनको अपने ड्रीम का ये मतलब समझ आया कि तुम्हारा ये जीवन अकेले बैठकर मेडिटेट करने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन है दूसरों को भी स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर आना। ये है तुम्हारे जीवन का इस बार उद्देश्य। हम कई जन्मों में ध्यान करते हैं, कई जन्मों में हम ध्यान नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं, और कई जन्मों में हम ध्यान सिखाने आते हैं, हम दूसरों की स्पिरिचुअल जर्नी को फैसिलिटेट करने आते हैं। इनको अपने जीवन का ये मतलब समझ आ गया। और फ्रेंड्स, यहाँ से इनकी बहुत ज़बरदस्त राइड शुरू होती है। ये टीचर थे, फिर उसके बाद वो वाला असाइनमेंट ख़त्म हो गया। उसके बाद ये टेम्पल प्रॉपर्टी में हर रोज़ मॉर्निंग इवनिंग में सेशंस होते थे। उसके बाद ये इनको कंप्यूटर्स से प्यार हो गया। उस टाइम पे मार्केट में नए नए कंप्यूटर्स आए थे, और नए कंप्यूटर्स आए थे, तो इनको लगा कि मुझे सीखना। इनको एक नेचुरल अट्रैक्शन हुआ, और उन्होंने उस फर्स्ट कंप्यूटर को ख़रीद लिया। इससे पहले इन्होंने बिल्ट विद लव कंपनी को भी फाउंड किया था, जो कि कंस्ट्रक्शन में थी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। इन्होंने कुछ सीखा नहीं था फ्रेंड्स। बड़े मज़े की बात ये, इनको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ खास नहीं मालूम, और उसके बाद अब ये कंप्यूटर्स ले आए, और कंप्यूटर्स के बारे में भी इनको कुछ खास नहीं मालूम। लेकिन इनको ऐसा लगता था कंप्यूटर के सामने बैठकर जैसे कि ये मेडिटेशन में जा रहे हैं, जैसे ये प्रोग्राम, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स इनसे एफर्टलेसली इनके थ्रू फ्लो कर रहे हैं। वैसे ही जैसे इनका पेपर इनके थ्रू फ्लो किया था, वैसे ही कंप्यूटर के प्रोग्राम्स भी इनके थ्रू फ्लो कर रहे थे। और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम डेवलप किया, जिसको कि ख़रीदा गया मार्केट में। इन्होंने पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को कंप्यूटर्स से कंप्यूटराइज कर दिया था अपने प्रोग्राम से, जिसका नाम था मेडिकल मैनेजर। ये बहुत सुपरहिट प्रोग्राम था। तो एक कुछ ही डॉलर्स अर्न करने वाला व्यक्ति अब एक $multi-million कंपनी को चला रहा था, और उनका लाइफस्टाइल वही था जो पहले था। मतलब कि वही योगिक लाइफस्टाइल, और जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी, एक्स्ट्रा फंड्स आ रहे थे, वो टेम्पल की प्रॉपर्टी में पंप कर देते थे या कुछ चैरिटेबल वर्क्स में। तो इस तरह से उनका लाइफस्टाइल कुछ खास बदला नहीं, कि इतने $multi-million की अर्निंग हो गई, तब भी नहीं बदला। मेडिकल मैनेजर को फिर अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत मेडिकल मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद उसका कॉरपोरेशन बन गया। उसके बाद ये इनको लाइफ और आगे लेके जाती गई, और बिल्कुल सरेंडर के भाव से आगे जाते गए। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि कोई ये बिल्ट विद लव इन्होंने स्टार्ट कर दी, जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। उससे पहले ये टीचर थे, उससे पहले इन्होंने कितने काम किए, उसके बाद ये मेडिकल मैनेजर स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बात बोली। आप सोचेंगे कि ये तो मटीरियलिस्टिक है। नहीं, इन्होंने कहा, ये कहते हैं कि मैं जो भी काम को करता हूँ, मैं उसी डिवाइन ऊर्जा के थ्रू करता हूँ, उतने प्यार से, उतनी श्रद्धा से, उतनी मेडिटेटिव स्टेट से करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ। एवरीथिंग आई एम डूइंग इज अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। चाहे मैं कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहा हूँ, चाहे मैं किसी का घर बना रहा हूँ, चाहे मैं किसी को मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, मेरा भाव वही होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज़ अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। माय गॉड फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर लाइन, इट गेव मी गूज़बम्प्स। कि वाकई हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा स्पिरिचुअल पाथ अलग है और हमारा मटीरियल लाइफ अलग है, लेकिन हर चीज़ तो स्पिरिचुअल है। सिर्फ भाव की तो बात है, सिर्फ एक नज़रिया तो है देखने का।
इस तरह से फ्रेंड्स इनको एक और भी बड़ी कंपनी में इनका और भी बड़ी कंपनी इन्होंने इनको एक्वायर कर लिया एक कंपनी में, और ये CEO बन गए अब इस टॉप लीडिंग कंपनी के। और क्या हुआ कि लाइफ में हमेशा आप ऊंचा भी जाते हैं तो नीचे भी जाते हैं, तो इनकी लाइफ में भी वैसे ही हुआ कि 2300 एम्प्लॉयज़ की जब इनकी कंपनी थी तो एक एम्प्लॉय ने कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ कर दी, लेकिन पूरा नाम इनके ऊपर आया और इनको बहुत इन्होंने बैटल ही हैड टू फाइट अ लॉट ऑफ बैटल्स, ये जो लीगल बैटल्स, पर इन्होंने उसको भी अच्छे से समझा, पूरे सिस्टम की ब्यूटी को समझा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी को समझा। और उसके बाद इनको 3-4 महीने तो आप कितने इतने टॉप पर आप हैं, और उसके बाद आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ऑफिस में काम नहीं कर सकते, सब कुछ आपका सील कर दिया गया। तो इनके पास वो जो कुछ महीने का टाइम था, इन्होंने पहली बार अपनी टेम्पल की प्रॉपर्टी को छोड़ा और कहीं और जाकर रहे, और इन्होंने अपनी वाइफ के साथ, डोना के साथ, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस पीरियड को बहुत एंजॉय करेंगे, ये हमारी लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड होगा। मैं इन डरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, इस डर को क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मैं इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और ऐसे ही करते हैं ये सोचते हैं भी जो मेरे पास कुछ समय है, मैं अपनी लाइफ की जर्नी लिखूंगा, लोगों तक मैं इस जर्नी को पहुंचाऊंगा। और इन्होंने 2 बहुत सुंदर बुक्स लिखी, एक द अनटीथर्ड सोल और ये जो हम अभी कर रहे हैं विच इज़ द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। कितने बड़े गिफ्ट्स फ्रेंड्स, कि इस दुनिया को इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी, क्योंकि आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट टाइम है ही नहीं। जब आप मेडिटेटर हो, जब आप माइंडफुल हो, तो डिफ़िकल्ट टाइम क्या है? हर समय एक लेसन है जिसमें से आप बेस्ट निकाल लेते हो। कभी कभी बेस्ट इजीली निकल आता है, कभी कभी बेस्ट थोड़ी डिफ़िकल्टी से निकल कर आता है। तो आप किसी भी समय में, किसी भी टाइम में आप सिर्फ अपना बेस्ट निकालते हो उसमें से, सिचुएशन में से। तो इन्होंने उस टाइम में भी, उस लीगल बैटल के दौरान भी 2 ब्यूटीफुल बुक्स लिखी, और अल्टीमेटली फ्रेंड्स वो जो लीगल बैटल था वो रिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि आपके साथ उनको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही थी, जज जो पूरा सब चीज़ उनके अगेंस्ट थी, लेकिन समथिंग फेल इनटू प्लेस कि उनको इस केस से बरी कर दिया गया, बिल्कुल विदाउट एनी कोई भी बिना किसी भी चार्जेस के बिना इनको बरी कर दिया गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी ये बुक ख़त्म होती है, हमें माइकल सिंगर की अमेजिंग जर्नी पता चलती है, और हमको ये भी पता चलता है कि सरेंडर छोड़ दीजिए, लड़ना छोड़ दीजिए सिचुएशंस के साथ, लोगों के साथ, जस्ट बी विद योर ब्रेथ, जस्ट बी माइंडफुल, और फिर देखिए क्या मिरेकल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत इन्जॉयबल लगी होगी और इसने आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ होगा। आशा करती हूँ आप कमेंट्स से हमारा प्रोत्साहन करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।